हेलो गाइस। सो केमिस्ट्री में हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल लेसन स्टार्ट किया है। बायोमोलिक्यूल में हम लोगों ने देख लिया कि बायोमोलिक्यूल होते क्या है। उसके बाद में बायोमोलिक्यूल के हम लोगों ने एग्जांपल्स देखे, तो उसमें एग्जांपल आया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन, फैट्स एक्सेट्रा। उसमें से हम लोगों ने सबसे पहला बायोमोलिक्यूल उठाया कार्बोहाइड्रेट। अभी लास्ट लेक्चर में गाइस हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट की क्लासिकल डेफिनेशन भी देखी और मॉडर्न डेफिनेशन भी देखी। सो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट होते क्या है कि अगर आपका कार्बोहाइड्रेट आपके सामने अगर मैं रख दूंगा तो आप ये नोटिस करोगे कि उसमें कार्बन के अराउंड वाटर मॉलिक्यूल है। तो ये क्लासिकल डेफिनेशन था, बट बाद में ये पता चला कि कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल है जिसको, जैसे आपको एसिटिक एसिड अगर आप लेते हो, फॉर्माल्डेहाइड अगर आप लेते हो, तो इनके फॉर्मूले अगर आप लिखोगे तो इनमें भी आप नोटिस करोगे कि ये कार्बन के अराउंड में वाटर मॉलिक्यूल है। तो ये भी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन हो जाएंगे, बट ये तो कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं। इसलिए क्लासिकल डेफिनेशन फेल हो गया और हम लोगों ने मॉडर्न डेफिनेशन में ये देखा कि कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं। ठीक है गाइस, आज हम लोग अभी कार्बोहाइड्रेट के कुछ क्लासिफिकेशन देखने वाले कि जो क्लासिफिकेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग प्रकार के कार्बोहाइड्रेट है। सो अलग अलग बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई किया है। तो बेसिकली हम लोग दो ही पार्ट देखने वाले क्लासिफिकेशन के, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, जिसमें हम लोग हर एक कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल भी देखेंगे, उनका नाम भी देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला वाला जो पार्ट है इस कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन में, वो हम लोगों ने किया ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट एंड सोलिबिलिटी। अगर आप टेस्ट और सोलिबिलिटी के बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड करते हो तो कार्बोहाइड्रेट के बस दो ही टाइप आते हैं, शुगर और नॉन शुगर। अभी शुगर देखते हैं क्या है। अगर आपके कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट जो होगा वो स्वीट होगा, अगर आपका कार्बोहाइड्रेट का नेचर क्रिस्टलाइन होगा, क्रिस्टलाइन मतलब दानेदार नेचर होगा। हमें पता है क्रिस्टलाइन और अमारफस क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में हम लोगों ने देखा है। अगर आपका कार्बोहाइड्रेट पानी में सोल्यूबल होगा, तो अगर ये तीन बातें होती है कार्बोहाइड्रेट में, कौन सी, स्वीट होगा टेस्ट से, क्रिस्टलाइन नेचर होगा, दानेदार नेचर होगा, और पानी में सोल्यूबल होगा, तो उन सारे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग बोल देंगे शुगर। बट अगर गाइस आपके कार्बोहाइड्रेट का अमारफस नेचर होता है, पानी में सोल्यूबल नहीं होता है और बिल्कुल ही टेस्ट नहीं होता, टेस्टलेस होता है, तो उन सारे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग बोल देंगे नॉन शुगर। तो ये कार्बोहाइड्रेट के बेसिक दो क्लासिफिकेशन, शुगर एंड नॉन शुगर। डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग? द कार्बोहाइड्रेट विच इज क्रिस्टलाइन इन नेचर, सोल्यूबल इन वाटर एंड स्वीट इन टेस्ट, दैट कार्बोहाइड्रेट आर कॉल्ड एज शुगर। कौन से एग्जांपल है सर उनके? तो गाइस एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज। ये तीनों की तीनों कार्बोहाइड्रेट तो है, बट इनको हम लोग शुगर बोलते हैं। अभी ग्लूकोज को हम लोग केमिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, फ्रुक्टोज का ये और सुक्रोज का ये फॉर्मूला है। क्लियर गाइस? उसी तरह गाइस नॉन शुगर अगर हम लोग देखोगे तो अमारफस होते हैं, इनसोल्युबल इन वाटर होते हैं और टेस्टलेस होते हैं, इनका कोई टेस्ट नहीं होता, तो इनको हम लोग बोलते हैं नॉन शुगर। नॉन शुगर का बेस्ट एग्जांपल है गाइस स्टार्च या तो फिर सेलुलोज। उनका केमिकल फॉर्मूला है C6H10O5। अभी आप फिर से कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो फिर इनको अलग अलग नाम क्यों दिए? देखिए गाइस, हम जब इनका स्ट्रक्चर निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, बट स्ट्रक्चर में थोड़ा डिफरेंट है। और केमिस्ट्री में हमें एक बात पता है कि स्ट्रक्चर थोड़ा भी चेंज होता है तो उस कंपाउंड का हम लोग नाम अलग देते हैं। ठीक है गाइस, चलो। तो ये बेसिक से क्लासिफिकेशन हो गए। अभी उसके अलावा जो क्लासिफिकेशन है वो बड़े इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। अभी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, हम लोग क्या करने वाले हैं? कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस करने वाले हैं। अभी हाइड्रोलिसिस करने वाले मतलब क्या? हम लोग कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने वाले हैं वाटर की मदद से, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। अभी हाइड्रोलिसिस के बाद आपको कार्बोहाइड्रेट किस तरह से मिलता है, उसका स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो किस तरह से, सिंपल स्ट्रक्चर है या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, उसके बेसिस पे गाइस हम लोग कार्बोहाइड्रेट के दो क्लासिफिकेशन गिराते हैं। फिर से बोल रहा हूं कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस करते हो, हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपके पास कार्बोहाइड्रेट किस तरह से आते हैं, या तो फिर हाइड्रोलिसिस करने के बाद कैसे कैसे कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स गिराते हैं दो, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट और एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, चलिए। सो ऑन द बेसिस ऑफ स्मॉलर यूनिट ऑब्टेन ऑन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस करने के बाद कैसे यूनिट मिल रहे हैं आपको कार्बोहाइड्रेट के, या तो फिर कॉम्प्लेक्सिटी, आपका कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलिसिस करने के बाद किस तरह से, सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है। सिंपल और कॉम्प्लेक्स का मतलब उनका अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो सिंपल मिलेगा, कभी कभी स्ट्रक्चर देखोगे तो कॉम्प्लेक्स मिलेगा। तो उसके बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट के दो क्लासिफिकेशन, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट और एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। गाइज सिंपल कार्बोहाइड्रेट को हम लोग मोनोसैकेराइड भी बोलते हैं। अभी मोनोसैकेराइड क्यों बोला ये हम लोग जानते हैं। देखिए गाइज, ये जो मोनो वर्ड है, मोनो का मतलब होता है सिंगल,
और ये जो कार्बोहाइड्रेट सैकेराइड है, सैकेराइड, ये सैकेराइड वर्ड आया शुगर नाम से। मतलब कार्बोहाइड्रेट को कोई कोई और दूसरा जो नाम देते हैं वो देखते हैं सैकेराइड, और ये सैकेराइड कहां से आया? शुगर नाम से सैकेराइड नाम आया। तो सिंगल शुगर मतलब सिंगल कार्बोहाइड्रेट। अब इसका मतलब क्या है सिंगल कार्बोहाइड्रेट? चलिए हम लोग जानते हैं। होता क्या है गाइस, आपके पास कभी कभी जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो बहुत प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अभी कार्बोहाइड्रेट में हम लोग क्या करेंगे, प्रकार ही देख रहे हैं, मतलब क्लासिफिकेशन ही देख रहे हैं। अभी मान लो मेरे पास एक कार्बोहाइड्रेट है, मान लो ए नाम का कार्बोहाइड्रेट है। अगर इसको मैंने हाइड्रोलाइज किया तो मान लो ये टूट गया, और टूटने के बाद दो मॉलिक्यूल बन गए। अब ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल फिर भी कार्बोहाइड्रेट है, मतलब पहले तो कार्बोहाइड्रेट था ही, बट इसको ब्रेक करने के बाद भी हमें कार्बोहाइड्रेट मिले दो अलग अलग। मान लो ये कार्बोहाइड्रेट का नाम ए था, तो इसको ब्रेक करने के बाद हमें दो कार्बोहाइड्रेट मिले बी और सी, और ये बी भी कार्बोहाइड्रेट है और सी भी कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट को हम लोग हाइड्रोलाइज करने के बाद फिर भी हमें कार्बोहाइड्रेट मिल सकते हैं। बट कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनको हम लोग फिर से हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, मतलब बेसिक यूनिट होते हैं। जैसे हम लोग एक एग्जांपल देंगे, मान लो ह्यूमन बॉडी, मैं आपके सामने हूं, एक ह्यूमन बॉडी आपके सामने। ह्यूमन बॉडी को अगर आप ब्रेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ऑर्गन। ऑर्गन का ब्रेक करोगे तो आपको क्या मिलेंगे? टिश्यू। टिश्यू को ब्रेक करोगे तो आपको क्या मिलेंगे? सेल। मैंने बेसिक सा चार्ट बताया। तो गाइस सेल जो है, अभी सेल को अगर आप ब्रेक करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो मैं ये बोल सकता हूं कि सेल को आप फिर से तोड़ नहीं सकते। जैसे बॉडी को तोड़ा ऑर्गन मिले, ऑर्गन को तोड़ा टिश्यू मिले, टिश्यू को तोड़ा तो आपको सेल मिले। अभी सेल को तो आप तोड़ नहीं सकते क्योंकि सेल को तोड़ने के बाद कुछ नहीं मिलने वाला। तो सेल तो हो गया ना बेसिक यूनिट। तो सेल से मिला टिश्यू, टिश्यू से मिला ऑर्गन, ऑर्गन से मिला बॉडी। बात समझ में आ रहा है? उसी तरह गाइस कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कभी हम लोग कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के बाद और छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे, इनको तोड़ने के बाद और छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे, बट इनको तोड़ने के बाद हमें वापस कोई कार्बोहाइड्रेट मिलता ही नहीं। तो ये तो हो गया ना हमारा बेसिक यूनिट। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो वापस हाइड्रोलाइज हो ही नहीं सकते, बेसिक यूनिट होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं मोनो कार्बोहाइड्रेट, मोनो शुगर, मोनोसैकेराइड। तो ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इसको आप वापस हाइड्रोलाइज कर नहीं सकते, इसको आप तोड़ नहीं सकते। बात समझ में आ रही? जैसे केमिस्ट्री में कंपाउंड को तोड़ने के बाद एलिमेंट मिल जाएगा, बट एलिमेंट को तोड़ने के बाद थोड़ी ना कुछ हमें मिलने वाला है। एलिमेंट तो बेसिक यूनिट होते हैं ना। उसी तरह गाइस हमारे पास दो टाइप के कार्बोहाइड्रेट है कि अगर एकदम बेसिक यूनिट होगा, मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनको आप वापस हाइड्रोलाइज करके नए कार्बोहाइड्रेट बना नहीं सकते, उनको आप लोग बेसिक यूनिट बोल दो कार्बोहाइड्रेट के। जैसे सेल इज द बेसिक यूनिट। उसी तरह कुछ कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो बेसिक यूनिट होते हैं, इनको आप लोग तोड़ नहीं सकते, इनको आप तोड़ के नए कार्बोहाइड्रेट बना नहीं सकते, तो ये बेसिक हो गए। तो इन कार्बोहाइड्रेट को हम लोग बोलते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट या तो फिर मोनोसैकेराइड। बट अगर कुछ कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनको तोड़ने के बाद फिर भी हमें कार्बोहाइड्रेट नए नए मिल रहे हैं, तो उनको हम लोग कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? चलो, तो हम लोग सिंपल कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन किस तरह से लिखेंगे? व्हाट इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट और व्हाट इज मोनोसैकेराइड, एक ही नाम है। इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट कैनॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज। ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो फिर से हाइड्रोलाइज हो नहीं सकता, बेसिक यूनिट है, उस कार्बोहाइड्रेट को बोल दो मोनोसैकेराइड। अंडरस्टूड? क्लियर? तो पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेंगे पूरा। चलिए, मान लो अभी मेरे पास मोनोसैकेराइड है, मान लो मेरे अगल बगल में मोनोसैकेराइड गिरे हुए हैं, तो मैं फटाक से बोल दूंगा अरे यार ये सारे जो कार्बोहाइड्रेट है इनको हम लोग अभी फिर से हाइड्रोलाइज कर नहीं सकते, अभी ये बेसिक यूनिट है भाई, इनको अब हम लोग तोड़ नहीं सकते। हाँ, इनको जुड़ा के कुछ नया कार्बोहाइड्रेट बना सकते हैं, जैसे सेल को जुड़ा के हम लोग टिश्यू बना सकते हैं, बट सेल को तोड़ नहीं सकते। उसी तरह ये सारे मोनोसैकेराइड है, इनको हम लोग तोड़ नहीं सकते। अभी इनके भी क्लासिफिकेशन है। इनकी क्लासिफिकेशन कैसे? हम लोगों ने एक चीज नोटिस की कि कुछ मोनोसैकेराइड का अगर हम लोग फॉर्मूला उठाते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं, तो उनमें अल्डेहाइड एज अ फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा था। बट कुछ मोनोसैकेराइड ऐसे थे जिनको हम लोग स्ट्रक्चर देखते तो उनमें केटोन फंक्शनल ग्रुप मिलता था। तो हम लोग फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे मोनोसैकेराइड की भी दो क्लासिफिकेशन गिरा दिए। एक ऐसा मोनोसैकेराइड जिसमें अल्डेहाइड प्रेजेंट होगा, एक ऐसा मोनोसैकेराइड जिसमें केटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो किसके बेसिस पे हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किए? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मोनोसैकेराइड आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप। जिस मोनोसैकेराइड में अल्डेहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा उनको हम लोग अल्डोज बोलते हैं, जिन मोनोसैकेराइड में केटोन फंक्शनल ग्रुप होगा उनको हम लोग केटोज बोलते हैं। तो ये मोनोसैकेराइड की दो क्लासिफिकेशन, अल्डोज एंड केटोज। बट किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो गाइस केटोज की डेफिनेशन बड़ी सिंपल है, अभी बोर्ड पे जगह कम है इसलिए मैं लिख नहीं पाया।
आप लोग डेफिनेशन बिल्कुल लिख सकते हो मन से। क्या आ जाएंगे अल्डोज कि द मोनोसैकेराइड, अल्डोज में मोनोसैकेराइड ही है ना, केटोज भी तो मोनोसैकेराइड ही है, बट ऐसे मोनोसैकेराइड, द मोनोसैकेराइड विच कंटेन अल्डेहाइड एज अ फंक्शनल ग्रुप। अल्डेहाइड एज अ फंक्शनल, आपको सबको पता है अल्डेहाइड CHO होता है। द मोनोसैकेराइड इन विच अल्डेहाइड इज प्रेजेंट एज अ फंक्शनल ग्रुप बोलो, या तो फिर द मोनोसैकेराइड इन विच अल्डेहाइड इज प्रेजेंट, या तो फिर फंक्शनल ग्रुप इज CHO, दैट मोनोसैकेराइड इज कॉल्ड एज अल्डोज। केटोज का डेफिनेशन क्या आ जाएगा? द मोनोसैकेराइड विच कंटेन केटोन एज अ फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड एज केटोज। नाम ही सब कुछ है, ठीक है गाइस। तो ये हो गए मोनोसैकेराइड के क्लासिफिकेशन। चलो फिर हमारे पास अभी अल्डोज आ गए। चलो ठीक है, अभी मैं रूम में जितने मोनोसैकेराइड थे उनके 2 डिवीजन गिरा दे। इधर मैंने अल्डेहाइड वाले रख दे, इधर मैंने केटोन वाले रख दिए। तो मैं चला गया अभी अल्डोज के पास, अल्डोज के रूम में चला गया। अभी मैं सारे अल्डोज नोटिस कर रहा हूं। अभी ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट है, उसमें भी सारे के सारे मोनोसैकेराइड है, और उसमें भी इनमें सारे में CHO फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो मैंने इनको अल्डोज बोल दिया। अभी इनमें भी मैंने नोटिस किया कि कुछ अल्डोज में नंबर ऑफ कार्बन 6 थे, कुछ अल्डोज में नंबर ऑफ कार्बन 5 थे, कुछ अल्डोज में नंबर ऑफ कार्बन 4 थे, और कुछ अल्डोज में नंबर ऑफ कार्बन 3 थे। तो मैंने बोला यार अल्डोज भी अलग अलग प्रकार के, तो मैंने अल्डोज की भी क्लासिफिकेशन गिरा दी। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे मैंने अल्डोज की भी क्लासिफिकेशन गिरा दी। अभी जिन अल्डोज में 6 कार्बन होते हैं मैंने उनको नाम दे दिया अल्डो हेक्सोज, हेक्सो मतलब 6। जिन अल्डोज में 5 कार्बन थे मैंने उनको नाम दे दिया अल्डो पेंटोज। जिनमें 4 थे अल्डो टेट्रोज, और जिनमें 3 थे अल्डो ट्रायोज। तो देखो अल्डोज के भी हम लोगों ने 4 क्लासिफिकेशन गिरा दी, बट किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। अल्डो हेक्सोज, अल्डो पेंटोज, अल्डो टेट्रोज और अल्डो ट्रायोज। डेफिनेशन बड़ा सिंपल है। व्हाट इज अल्डो हेक्सोज? द अल्डोज विच कंटेन 6 कार्बन एटम इज कॉल्ड एज अल्डो हेक्सोज। द अल्डोज विच कंटेन 5 कार्बन एटम अल्डो पेंटोज। उसी तरह अल्डो टेट्रोज, अल्डो ट्रायोज। इंपॉर्टेंट क्या है गाइज? डेफिनेशन तो कोई भी लिख देगा, इंपॉर्टेंट है इनके एग्जाम्पल आपके याद में रहना चाहिए। जैसे गाइज अल्डो हेक्सोज का एग्जाम्पल है ग्लूकोज और मैनोज। देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, मैनोज का फॉर्मूला C6H12O6। अब एक बात जरा ध्यान में देखिए, ये अल्डोज के एग्जाम्पल हो गए, तो कार्बन कितने हैं 6। उसी तरह अल्डो पेंटोज का एग्जाम्पल देख लीजिए, राइबोज और अराबिनोज और जाइलोज, ये 3 एग्जाम्पल है अल्डो पेंटोज के। देखो नंबर ऑफ कार्बन 5 है। और उसी तरह अल्डो टेट्रोस इरिथ्नोज, ये एक एग्जाम्पल है अल्डो टेट्रोस का, नंबर ऑफ कार्बन 4। और अल्डो ट्रायोस का एग्जाम्पल है ग्लिसरॉल्डेहाइड। क्या है? ग्लिसरॉल्डेहाइड, नंबर ऑफ कार्बन 3 है। बात क्लियर है? ओके। बट गाइस किसी ने अगर बोल दिया कि ये जो ग्लूकोज है, अभी देखो ये ग्लूकोज एग्जाम्पल है अल्डो हेक्सोज का। अल्डो हेक्सोज किसके कैटेगरी में आ रहा है? मोनोसैकेराइड के। इसका मतलब गाइस ये जो ग्लूकोज है ये बेसिक यूनिट होगा, इसको आप फिर से हाइड्रोलाइज कर नहीं सकते, इसको आप तोड़ नहीं सकते, मतलब इसको तोड़ के आप वापस कार्बोहाइड्रेट बना नहीं सकते, उससे भी छोटे छोटे। क्यों? क्योंकि अल्डोज किसका एग्जाम्पल है? मोनोसैकेराइड के अंडर पड़ रहे हैं हम लोग। चलो उसी तरह केटोज। अभी केटोज की दुनिया में हम लोग आ गए, तो केटोज की दुनिया में भी हम लोगों ने ये नोटिस किया ये सारे के सारे तो केटोज है, मतलब इन सारे मोनोसैकेराइड में केटोन एज अ फंक्शनल ग्रुप है, तो इनको केटोज नाम दे दिया। बट कुछ कुछ केटोज में फिर से 6 कार्बन थे, कुछ कुछ में 5, कुछ कुछ में 4 और कुछ कुछ में 3। तो इसको भी हम लोगों ने क्लासिफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, जिस तरह से अल्डोज को किया। इसकी भी वही नाम, यहाँ पे अल्डो हेक्सोज बोलते थे। अगर केटोज में नंबर ऑफ कार्बन 6 तो इसको हम लोग केटो हेक्सोज, 5 होंगे तो केटो पेंटोज, 4 होंगे तो केटो टेट्रोज और 3 होंगे तो केटो ट्रायोज। तो ये देखो केटोज की भी क्लासिफिकेशन गिरा दी हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। तो ये केटो हेक्सोज हो गया। इसका एग्जांपल देखिएगा, इस फ्रुक्टोज C6H12O6, केटो पेंटोज राइबोलोज एक एग्जांपल है केटो पेंटोज का C5H10O5। उसी तरह केटो टेट्रोज इरिथ्रैलोज C4H8O4 और केटो ट्रायोज का एग्जांपल है डायड्रोक्सी एसिटोन, कार्बन 3। आप बोलोगे सर फिर से सर फ्रुक्टोज और ग्लूकोज का तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने के कारण नाम सेम नहीं आएगा, इनके स्ट्रक्चर में बहुत फर्क होगा। इनका स्ट्रक्चर निकालोगे तो अल्डेहाइड मिलेगा आपको फंक्शनल ग्रुप, इनका स्ट्रक्चर निकालोगे तो केटोन मिलेगा। स्ट्रक्चर हम लोग निकालने वाले हैं, डोंट वरी।
पहले हम लोग नॉमेनक्लेचर तो देख लेते हैं सारे कार्बोहाइड्रेट के। अब देखो गाइज, ये सारे जो मैंने आपके सामने कार्बोहाइड्रेट लिखे, ये सारे के सारे मोनोसैकेराइड है, मतलब ये सारे के सारे बेसिक यूनिट माने जाते हैं कार्बोहाइड्रेट के। इनको आप वापस हाइड्रोलाइज कर नहीं सकते। तो एग्जाम में कभी अगर आया कि रेबुलोज ये कौन से कैटेगरी का कार्बोहाइड्रेट है, तो आप बोल देना कि भाई ये मोनोसैकेराइड है। क्लियर? चलिए, अभी ये तो क्लासिफिकेशन हो गया। अभी हम लोग दूसरे क्लासिफिकेशन की तरफ चले जाते हैं, कॉम्प्लेक्स। हम लोगों ने कैसे गिरा है, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट और एक कॉम्प्लेक्स। अभी सिंपल तो पूरा देख लिया। सिंपल में हम लोगों ने एक नोटिस की कि ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट बेसिक यूनिट होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, इनको आप वापस हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। अभी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का कैसा है, कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट है जिनको अगर आप हाइड्रोलाइज करोगे, ब्रेक करोगे वाटर के प्रेजेंस में, तो ये लोग फिर से कार्बोहाइड्रेट बना देंगे छोटे छोटे। बात समझ में आ रही है? तो मान लो मेरे पास एक कार्बोहाइड्रेट है, अब मैंने ये नोटिस किया कि इसको अगर मैं हाइड्रोलाइज करता हूं, तो इसको हाइड्रोलाइज करने के बाद ये बहुत सारे मोनोसैकेराइड बना रहा है। देखिए मोनोसैकेराइड क्या होता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट। मतलब ये जो कार्बोहाइड्रेट हम लोगों ने पढ़े, ये कार्बोहाइड्रेट किसी और कार्बोहाइड्रेट से बने होंगे, किसी और कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने के बाद ये बने होंगे, क्योंकि ये मोनोसैकेराइड है। अभी वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जिसको ब्रेक करने के बाद ये आए, तो ये वाले है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। मतलब द कार्बोहाइड्रेट विच ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड, दैट कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। बात समझ लो, डेफिनेशन बड़ा सिंपल है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का। डेफिनेशन क्या है कि द कार्बोहाइड्रेट विच ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस मोर नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड वर्ड क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अभी हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की भी दो क्लासिफिकेशन गिरा है। जैसे मोनोसैकेराइड के हम लोगों ने दो क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे गिराए थे, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। बट अभी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन हम लोग किसके बेसिस पे बनाते हैं, चलिए देखते हैं। मान लो ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, तो आपको समझ में आएगा कि सर इसको ब्रेक करने के बाद ये मोनोसैकेराइड बना सकता है एक से ज्यादा, इसको आप हाइड्रोलाइज कर सकते हो, ये बेसिक यूनिट तो है नहीं, इसलिए हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बोल दिया। अभी अगर इसको हम लोगों ने हाइड्रोलाइज किया, ब्रेक किया, तो अगर ये डिफाइनाइट नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड बनाएगा, डिफाइनाइट मतलब गिने चुने, 2 4 5 6, 2 से 10 तक। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को हम लोग हाइड्रोलाइज करेंगे, ब्रेक करेंगे, तो ये डिफाइनाइट मोनोसैकेराइड बनाएगा, मतलब 2 से लेकर 10 तक। तो इस वाले कार्बोहाइड्रेट को, इस वाले कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को हम लोग नाम दे देंगे ओलिगोसैकेराइड। क्या नाम दे देंगे, ओलिगोसैकेराइड। बट अगर गाइज कुछ ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं हमारे पास कि इसको अगर हम लोग हाइड्रोलाइज करेंगे, कॉम्प्लेक्स तो है, इसको अगर हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये बहुत सारे मोनोसैकेराइड बना देगा, 100 से ऊपर। फर्क समझ रहा है? तो कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइज करने के बाद डिफाइनाइट मोनोसैकेराइड बन रहे हैं, बट कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइज करने के बाद बहुत सारे मोनोसैकेराइड बन रहे हैं। तो इसके बेसिस पे हम लोगों ने क्लासिफाई कर दिया। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइज किया और उसने बहुत सारे मोनोसैकेराइड बना दिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉलीसैकेराइड। पॉली का मतलब मिनी, सैकेराइड का मतलब कार्बोहाइड्रेट, तो मिनी सैकेराइड। तो अगर डिफाइनाइट बना रहे तो ओलिगोसैकेराइड। तो डेफिनेशन क्या आ जाएंगी गाइस ओलिगोसैकेराइड की, ये दोनों तो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ ओलिगोसैकेराइड, द कार्बोहाइड्रेट विच ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस डिफाइनाइट नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड, ब्रैकेट में लिख देना 2 से लेकर 10 तक, इज कॉल्ड एज ओलिगोसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड, द कार्बोहाइड्रेट विच ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस large number of monosaccharide more than 100 is called as polysaccharide। ठीक है गाइस, चलो अभी हम लोग ओलिगोसैकेराइड पे आ जाते हैं। अभी हम लोग ओलिगोसैकेराइड की भी क्लासिफिकेशन गिराते हैं। कैसे? अभी जैसे अगर मैंने नाम यूज किया ओलिगोसैकेराइड, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, भाई ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, इससे हम लोग और कार्बोहाइड्रेट बना सकते हैं इसको तोड़ के। ठीक है, तो अभी मेरे पास बहुत सारे ओलिगोसैकेराइड थे, तो मेरे दिमाग में एक ही आया कि अच्छा चलो भाई सारे के सारे ओलिगोसैकेराइड है, चलो फिर हम लोग तुमको तोड़ सकते हैं, और हम लोग तुमको तोड़ने के बाद हमको 2 से 10 के बीच में मोनोसैकेराइड मिल सकते हैं। तो पहला ओलिगोसैकेराइड मैंने उठाया, इसको मैंने ब्रेक किया, तो इसको ब्रेक करने के बाद मुझे गाइस क्या मिला, देखो ये ओलिगोसैकेराइड तो है, तो इसको ब्रेक करने के बाद मुझे 2 ही मोनोसैकेराइड मिल रहे थे। अच्छा, मैंने बोला अच्छा भाई ये ओलिगोसैकेराइड 2 ही मोनोसैकेराइड बना रहा है, ठीक है। दूसरा मैंने ओलिगोसैकेराइड उठाया, इसको ब्रेक करने के बाद मुझे 3 मोनोसैकेराइड मिल रहे हैं। तीसरा ओलिगोसैकेराइड लिया मैंने, इसको ब्रेक करने के बाद मुझे 4 मोनोसैकेराइड मिल रहे हैं। तो देखो ओलिगोसैकेराइड तो है,
बट कुछ कुछ ओलिगोसैकेराइड ब्रेक करने के बाद 2 मोनोसैकेराइड बना रहे, कुछ कुछ 3 बना रहे, तो कुछ कुछ 4 बना रहे। इसके बेसिस पे हम लोगों ने ओलिगोसैकेराइड को भी क्लासीफाई कर दिया, और ये ओलिगोसैकेराइड के गाइस क्लासिफिकेशन है। अगर ओलिगोसैकेराइड को ब्रेक करने के बाद 2 मोनोसैकेराइड मिल रहे तो उसको हम लोग बोलते हैं डायसैकेराइड। क्या बोल देंगे? मतलब डायसैकेराइड एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसको हाइड्रोलाइज करने के बाद हमें 2 मोनोसैकेराइड मिलते हैं। देखो नाम में सब कुछ है, इसको बोल देंगे डायसैकेराइड। तो डेफिनेशन किस तरह से आएगा? द ओलिगोसैकेराइड, क्योंकि ये तो ओलिगोसैकेराइड ही है ना, द ओलिगोसैकेराइड विच ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस 2 मोनोसैकेराइड इज कॉल्ड एज डायसैकेराइड। डायसैकेराइड के एग्जांपल देखिए गाइस, सुक्रोज एक एग्जांपल है, माल्टोज एक एग्जांपल है, और लैक्टोज एक एग्जांपल है। अब ये तीनों का, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज का अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे तो ये C12H22O11। सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज ये तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गाइस C12H22O11 है। अगर आप सुक्रोज को ब्रेक करते हो ना तो आपको 2 कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, मोनोसैकेराइड मिलते हैं, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। आप लोग पूरा इसमें लिखना, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, जगह कम थी। माल्टोज को अगर गाइस आप हाइड्रोलाइज करते हो, माल्टोज को, आपके पास अगर माल्टोज है उसको अगर आप ब्रेक करोगे तो उसके पास से आपको 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलेंगे। एक माल्टोज को हाइड्रोलाइज करने के बाद 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, ग्लूकोज और ग्लूकोज। लैक्टोज भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको अगर आप हाइड्रोलाइज करोगे तो उसको हाइड्रोलाइज करने के बाद आपको 2 मोनोसैकेराइड मिलते हैं, एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज, एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज। इन सारे के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, डोंट वरी, पहले नाम देख लो। तो अगर ये सारे कार्बोहाइड्रेट से हमें 2 मोनोसैकेराइड मिल रहे हैं तो हम लोग क्यों ना इसको बोलेंगे डायसैकेराइड। बात समझ में आ रही है? चलो, अब उसके बाद में हम लोग कुछ ऐसे ओलिगोसैकेराइड देखे जिनको हाइड्रोलाइज करने के बाद आपको 3 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं मोनोसैकेराइड के, तो उसको हम लोगों ने बोल दिया ट्राइसैकेराइड। ट्राइसैकेराइड का बेस्ट एग्जांपल है गाइस रेफिनोज, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C18H32O16 है। और अगर रेफिनोज को आप हाइड्रोलाइज करोगे तो आपको 3 मिलेंगे मोनोसैकेराइड, एक ग्लूकोज, एक फ्रुक्टोज और एक गैलेक्टोज। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज किसमें प्रेजेंट होते हैं? रेफिनोज में। तो एक रेफिनोज को ब्रेक करो, 3 मोनोसैकेराइड मिलेंगे, तीनों कौन से? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज। चलो, ये भी हो गया ट्राइसैकेराइड का डेफिनेशन। टेट्रासैकेराइड, नाम में है, टेट्रा मतलब 4। भाई ऐसा ओलिगोसैकेराइड जिसको हाइड्रोलाइज करो, ब्रेक करो, आपको 4 मोनोसैकेराइड मिलेंगे, तो ये हो गया ना टेट्रासैकेराइड। टेट्रासैकेराइड का बेस्ट एग्जांपल है सैचियोज। इसको अगर आप लोग ब्रेक करोगे तो आपको मिलेगा ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज प्लस गैलेक्टोज प्लस गैलेक्टोज। सो सैचियोज को हम लोग हाइड्रोलाइज करेंगे तो क्या क्या मिलेगा? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज प्लस गैलेक्टोज। मतलब गैलेक्टोज के 2 मॉलिक्यूल, ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल और फ्रुक्टोज का 1 मॉलिक्यूल, कुल मिला के हो गए 4 मॉलिक्यूल, 4 मोनोसैकेराइड। तो इसको हम लोग बोलते हैं टेट्रासैकेराइड। ठीक है, हम लोगों को बस 3 ही पढ़ना है ओलिगोसैकेराइड में, डायसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड और टेट्रासैकेराइड। चलिए, तो ये हो गया गाइस ओलिगोसैकेराइड। बात क्लियर? अभी हम लोग बढ़ते हैं पॉलीसैकेराइड की तरफ। अच्छा, पॉलीसैकेराइड सर अभी सुना था कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसको हाइड्रोलाइज करने के बाद बहुत सारे मोनोसैकेराइड मिलेंगे, बहुत सारे। डिफिनेट मिलते तो ओलिगोसैकेराइड बोलो, बहुत सारे मिलते तो पॉलीसैकेराइड बोलो। ठीक है, चलो ये डेफिनेशन हो गया पॉलीसैकेराइड का, अभी देखा हम लोगों ने। अभी पॉलीसैकेराइड की भी हम लोगों ने कुछ क्लासिफिकेशन किया है। अभी वो क्लासिफिकेशन क्या, बस आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, लास्ट है। अभी पॉलीसैकेराइड में हम लोगों ने ये नोटिस किया कि मान लो ये पॉलीसैकेराइड है, इसको हम लोगों ने तोड़ा। अभी एक बात तो पता है कि इसको ब्रेक करने के बाद बहुत सारे मोनोसैकेराइड मिल रहे हैं। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा, कुछ पॉलीसैकेराइड ऐसे थे जिनको ब्रेक करने के बाद ये जितने कितने मोनोसैकेराइड मिल रहे थे बहुत सारे, वो सारे के सारे मोनोसैकेराइड सेम थे। मतलब अगर इसको ब्रेक करेंगे तो ग्लूकोज 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 100-150 अगर बनाएगा ये तो सारे के सारे ग्लूकोज। मतलब ऐसा पॉलीसैकेराइड जिसको हाइड्रोलाइज करने के बाद वो बहुत सारे मोनोसैकेराइड तो बना रहा है बट सारे के सारे सेम है। तो इस पॉलीसैकेराइड को हम लोग नाम देते हैं होमोसैकेराइड, सॉरी होमोपॉलीसैकेराइड। क्या नाम देते हैं? होमो का मतलब सेम, नाम में सब कुछ है। बट कुछ ऐसे भी पॉलीसैकेराइड थे जिनको अगर हम लोग ब्रेक करते हैं तो पॉलीसैकेराइड तो है, इसका मतलब बहुत सारे मोनोसैकेराइड बनेगा, बट ये बहुत सारे मोनोसैकेराइड डिफरेंट है। तो इसको, इस पॉलीसैकेराइड को हम लोगों ने नाम दिया हेट्रोपॉलीसैकेराइड। तो होमोपॉलीसैकेराइड का बेस्ट एग्जांपल है स्टार्च, सेल्यूलोज, और हेट्रोपॉलीसैकेराइड का बेस्ट एग्जांपल है गम, हेपेरिन। ये सारे एग्जांपल्स है हेट्रोपॉलीसैकेराइड के। तो ये सारा क्लासिफिकेशन है गाइस आपका कार्बोहाइड्रेट का। तो आपके सामने जब कभी भी कार्बोहाइड्रेट नाम आता है तो एटलीस्ट एज अ स्टूडेंट लेवल पे
अगर आप मेडिकल की तरफ जाते हो तो आपको ये सारी बातें बिल्कुल ज़रूर पता होनी चाहिए, क्योंकि गाइस कार्बोहाइड्रेट एक ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो ह्यूमन को या तो फिर प्लांट नहीं तो एनिमल को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होती है कार्बोहाइड्रेट में। अभी कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस कौन से ये हम लोग लास्ट में देखेंगे एज अ जनरल नॉलेज। बट कार्बोहाइड्रेट जब भी, ये तो कोई भी पता, किसको भी पता चलेगा कि कार्बोहाइड्रेट किस में होते हैं, पोटैटोज में कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के सोर्स तो हमें पता चल ही जाएंगे, वो ज़्यादा डिफिकल्ट बात नहीं। बट कार्बोहाइड्रेट के जो प्रकार होते हैं जिसको हम लोग क्लासिफिकेशन बोलते हैं, वो सारे क्लासिफिकेशन आपको आना चाहिए कि किस तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है गाइज, तो ये सारा का सारा चार्ट आपके याद होना चाहिए। देखो गाइज, ये सारी बातें जो है इसमें बस सबसे इंपॉर्टेंट है इन सारों के एग्जाम्पल। आपको एग्जाम्पल में कभी भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे मान लो आपको पूछ लिया रेफिनोज, बताओ रेफिनोज ये मोनोसैकेराइड है या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, तो भाई ये कॉम्प्लेक्स है। रेफिनोज ये अल्डोज है या केटोज है, ना तो अल्डोज है ना तो केटोज है। रेफिनोज ये ओलिगोसैकेराइड है या पॉलीसैकेराइड है, ओलिगोसैकेराइड है। रेफिनोज ये डाइसैकेराइड है, ट्राइसैकेराइड है, टेट्रासैकेराइड है, ये ट्राइसैकेराइड है। तो ऐसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं आपको। ठीक है, सो आप डेफिनेशन की चिंता मत करो, क्योंकि डेफिनेशन बड़ी आसान है। एग्जाम के पहले दिन भी ये चार्ट पढ़ के चले जाओगे तो आपको डेफिनेशन आ जाएंगी। एग्जाम पे पहले अगर ये वीडियो देख के चले जाओगे तो आपको डेफिनेशन आ जाएंगी। बट एग्जाम्पल याद करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा चार्ट विथ डेफिनेशन आपके बुक में एज इट इज कॉपी कर लो। ठीक है, हम लोग अभी कार्बोहाइड्रेट में आगे कुछ आने वाले लेक्चर में और कुछ बातें जानेंगे। तो ये वाला लेक्चर पूरा था क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बेसिस पे। ओके गाइज, आई होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।